Start the meeting a little. Sometimes Good morning, ma'am. the screen is visible now. आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी. Can you listen to me and can you see the screen also? Anupam, Sunidhi, Dhruv, Kashif, Sushant, can you listen? Can you hear me? Yes, ma'am. मैम बहुत ज्यादा वॉइस आ रहा है मैम आपके पीछे से. लो है मैम बहुत ज्यादा आपकी वॉइस. Okay. So yesterday we completed our presentations and various tools of presentations भी हमने कल complete कर लिए थे कि कौन-कौन से tools हमारे पास available होते हैं. Guidelines of presentation भी complete कर लिया था. That what all are the guidelines we should keep in mind or we should follow before the presentation, during the presentation and after the presentation. So presentation में आगे जो हमारा next topic है वो है boredom factors in a presentation. कि मतलब
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें समझना चाहिए कि जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन बोरिंग हो जाती है, ऑडियंस के लिए बोरिंग हो जाती है या उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहती है और उनका जो पार्टिसिपेशन है या इंटरेस्ट है उस प्रेजेंटेशन में नहीं रहता है। और मे बी फिर अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपको सुनने में, अगर आपको ऑडियंस आपको सुनना नहीं चाहता है तो फिर वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कुछ इशू क्रिएट करेंगे। और जो लोग हमें सुनना चाहते हैं एक्चुअल में सोच समझते हैं कि इस प्रेजेंटेशन से हमें हमारा कुछ फ़ायदा होगा या हम आउटकम निकलेगा या हम इसको एक्चुअली में कुछ इससे लर्न कर सकते हैं, तो वो लोग दूसरे फैक्टर्स, वो लोग जो फैक्टर्स हमारे परेशान करने वाले फैक्टर्स हैं या अदर नॉइस फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वो किस तरह से हम उस पर्टिकुलर चीज़ का या उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम मतलब एक तरह से वो फैक्टर्स बोर्डम फैक्टर्स कहलाते हैं कि अगर वो वैसा हो रहा है, अगर वो चीज़ हो रही है हमारी प्रेजेंटेशन में तो प्रेजेंटेशन बोरिंग लग सकती है ऑडियंस को। तो हमें एज अ प्रेजेंटर, अगर हम प्रेजेंटर और हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें इन फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा कि हम ये ना करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन फिर बोरिंग नहीं लगेगी, और अगर ये होगा तो हमारी प्रेजेंटेशन ऑडियंस को बोरिंग लग सकती है, डिसइंटरेस्टेड वो लोग हो सकते हैं या वो सुनने में इंटरेस्टेड ना हो या कुछ भी ऐसा हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करें। सपोज देयर आर लाइक 100 अटेंडीज, उसमें से 10-20 लोग आपको नहीं सुनना चाहते, इतना हमेशा होता ही है। 10% ऑफ द पीपल जो है ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमेशा हर जगह हमें मिल ही जाएंगे, बट वो हमें औरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना है कि वो लोग हमारे लिए प्रॉब्लम खुद इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन जो 90 या 80% लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर। सो दिस इज कि हम क्या कर सकते हैं, इन पहले हम वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बोर्डम फैक्टर्स हैं, फिर कैसे हम इनको ओवरकम करेंगे, हम वो भी इसी का ही पार्ट हो जाएगा। वेज टू ओवरकम द बोर्डम फैक्टर्स का मतलब है कि अब और कौन कौन से तरीके हैं कि हम ये सब ना करें तो हमारी प्रेजेंटेशन बोर्डम या बोर नहीं होगी ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो पहले बोर्डम फैक्टर्स, पहला है फ्लैट मोनोटोन वॉइस। मोनोटोन का मतलब ही होता है कि बोरिंग। मोनोटोन वॉइस, फ्लैट वॉइस, इसका क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट जिस तरीके से हमने मेंशन किया है कि बोर्डम फैक्टर है ये। फ्लैट वॉइस का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी पॉइंट, कोई भी बात, कुछ भी हम बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन में, वो एक ही वॉइस टोन के साथ बोल रहे हैं। वॉइस टोन, वॉइस टोन का मतलब कहीं पर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है, किसी वर्ड पे अगर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है, किसी पर हमें कम स्ट्रेस देना है, या कोई बात को हमें हाईलाइट करना है तो थोड़ा और ज़्यादा उसको लाउड बोलना पड़ेगा। या पार्टिसिपेशन के लिए हमको शायद अगर ऑडियंस से कुछ चाहिए, हम चाहते हैं ऑडियंस हमें चेयर करे, कुछ करे, तो हम जो वो सेंटेंस बोलेंगे वो थोड़ा सा वॉइस जो है वो ऊपर नीचे हमारी होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए कि पूरी प्रेजेंटेशन एक वॉइस नोट पर निकल गया या एक वॉइस टोन पर निकल गया और हमने कहीं पर भी अपनी वॉइस को फ्लक्चुएट नहीं करा। जहाँ पे हमें स्ट्रेस देना था वहां पर भी हम सेम टोन में बात करें, जहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पे भी हम सेम टोन में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ फनी बोल रहे हैं वहां पे भी हम फनी बात को उसी सेम टोन में बोल दिया, हमने स्माइल नहीं पास की, हंसे नहीं। अब ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमंस, जहाँ पर हंसने की बात होगी वहां पर हमें थोड़ा सा हंस कर भी दिखाना है। जहाँ पर वेरी से हम लोग बहुत स्ट्रेस देके या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा लाउड होके बोलना भी है कि दिस इज नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स यू हैव टू फोकस ऑन। You can note it down, you can put a little more interest in listening to this, या आप थोड़ा सा फोकस इन पॉइंट्स को इंटरेस्टिंगली सुनने में करिए, या कुछ भी ऐसा हम बोल रहे हैं तो हमारा वॉइस टोन जो है वो ऊपर नीचे तो होगा ही, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर राइट। सो दिस इज कि फ्लैट और मोनोटोन वॉइस। अगर अपने पूरी प्रेजेंटेशन, आप सोचिए कोई पर्सन सामने खड़ा हुआ है आपको 1 घंटे तक प्रेजेंटेशन दे रहा है और वो 1 घंटे तक इस तरह से बोले जा रहा है जैसे कि उसको लग रहा है कि वो सिर्फ पढ़ रहा है।
कहीं से या तो रट के आया होगा, तो वो आपके सामने ऐसे आकर बोले जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर फ्लैट टोन में हम बात करते हैं या मोनोटोन टोन में हम बात करते हैं, तो सामने वाले ऑडियंस को क्या लगता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये सिर्फ रट के आया हुआ वही पढ़ रहा है या वही बोले जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो पहला फैक्टर तो यही है कि फ्लैट और मोनोटोन वॉइस हमारा नहीं होगा। हमारा वॉइस ही मोनोटोन होगा, मोनोटोनस होगा, तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन बोरिंग लगेगी, सामने वाले आदमी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको खुद ही ये लगेगा कि इसको ही नहीं पता कि हमें क्या बता रहा है। क्लियर है? Next point is a static presentation of facts and figures without real time or real life examples or experiences. स्टैटिक का मतलब होता है हमने प्रेजेंटेशन में कुछ ना, स्टैटिक का मतलब कुछ फिगर्स डालें, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मतलब अपने प्रेजेंटेशन में फिगर्स हमें डालें। फॉर एग्जांपल अगर हम बता रहे हैं कि कुछ डेटा बता रहे हैं, हम अपना दिखा रहे हैं कि हमने पिछले 10 सालों में इतना प्रोग्रेस किया, इतना % प्रोग्रेस किया, या इतने लोग हमारे पास आए, या इतना हमने मॉनिटरी उसमें इतने करोड़ ऑफ दी मनी हमने बनाया, या कुछ ऐसा। मतलब आप समझ रहे हैं? स्टैटिक का मतलब है स्टैटिस्टिक्स के कुछ फिगर, कुछ हम एक फिक्स्ड, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, हम कोई फिगर्स डाल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमने सपोज पिछले 10 ईयर्स का, आप दिखा रहे हो ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हो। सपोज ग्राफ में आपने दिखाया कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, तो आप दिखा रहे हो कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ तो ऊपर चला गया ग्राफ, नीचे आ रहा है तो लॉस हो गया, या समथिंग लाइक हम दिखा रहे हैं। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, और कोई हम रियल टाइम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं अपनी उसका, तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगने लगता है। सकता है कि ये सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया है कहीं पर, कहीं से, या गूगल से उठाकर कहीं से पेस्ट कर दिया है, या ये अपने आप ही कुछ फिगर्स इमेजिनरी बनाकर डाल दिए, इसका कोई रियल लाइफ से कोई रियल लाइफ से इसका रिलेशनशिप नहीं है। रियल लाइफ से रिलेशनशिप का होने का मतलब ही यही है, अगर आप जो फैक्टर्स दिखा रहे हो, जो फैक्ट्स दिखा रहे हो, जो फिगर्स दिखा रहे हो, आपको पता है कि वो रियल है, तो आपको उसका एग्जाम्पल भी पता होगा कि सपोज 1 साल में आप दिखा रहे हो कि मेरा 2 करोड़ का प्रॉफिट ऊपर हो गया, तो आपको पता होगा 2 करोड़ का प्रॉफिट उस साल में हमारा इसलिए ऊपर हुआ था या प्रॉफिट ज्यादा हुआ था क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था। कौन सा इवेंट किया था? ये इवेंट किया था, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो लगेगा कि हाँ ठीक है, जो आपने दिखा रहे हो वो आपको पता है कि क्यों भी है, और ये शायद सच भी हो जो आप बता रहे हो। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमको डालने चाहिए अगर हम कहीं पर फैक्ट्स या फिगर्स कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। तो क्लियर है? Give me 1 minute, huh? Just 1 minute. Okay. सो दिस इज कि हम कुछ भी फैक्ट्स अगर दिखा रहे हैं तो उसका हम रियल लाइफ से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी अपने पास रखें बताने के लिए। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ वर्ड सच एज लाइक, ओके, यू नो, हम ऐसा बोलते हैं, बहुत बार हम ऐसा करते हैं ना, वेन एवर वी आर स्पीकिंग, हम जब कुछ इंग्लिश में बात करते हैं तो हम बीच बीच में यू नो बहुत यूज करते हैं, या ओके यूज करते हैं। पर मतलब मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ सपोज, सो हाउ मेनी टाइम्स आई वुड बी एबल टू यूज वन वर्ड, रिपीट कितनी बार हम करेंगे, और जहां पर जरूरत नहीं है उस वर्ड की वहां पर भी हम उसका यूज कर रहे हैं, सो दैट विल बी ओवर यूज। जहाँ पे यू नो सपोज यू आर स्पीकिंग, तो उसकी जरूरत है तो हम बोलेंगे भी, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि हम सारे ये बड़े वर्ड्स अवॉइड करेंगे। लाइक का मतलब है जहाँ पे हम एग्जाम्पल देने वाले हैं वहां पर हम लाइक यूज कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप बार बार लाइक लाइक लाइक, बहुत लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि लाइक दिस, लाइक ये, लाइक वो, जहां पर नहीं जरूरत है वहां पर तो ओवर यूज कर रहे हैं इस वर्ड का। या हाँ, ओके, ये चीज भी ओके, बार बार ओके बोला, हर सेंटेंस आपने बोला उसके बाद आप ऑडियंस को बता रहे हो ओके, फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस बोला उसके बाद आप दोबारा बोल रहे हो ओके, तो ये ओवर यूज हो गया। ऑब्वियसली सारे लोग आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं,
तो बार बार ओके बोलना इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बार बार यू नो बोलना इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ज्यादातर ये यूज ऑफ वर्ड्स कब होता है, जब हम थोड़ा सा लेस प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, तो हम इन वर्ड्स का सहारा लेते हैं, इनको बोलते, इनको यूज करते हैं। और जब इनको यूज करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि आगे क्या बोलेंगे। हमने यू नो बोल दिया, यू नो बोल के 1-2 सेकंड का पॉज ले लिया और सोच लिया कि अब हम आगे क्या बोले। लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन करें तो हमें तो पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, तो ये वर्ड्स आने ही नहीं चाहिए या इनका ओवर यूज नहीं होना चाहिए। अगर आ भी रहे हैं, जहां जरूरत है वहां यूज करें, ओवर यूज नहीं करें। ओवर यूज मीन्स एक चीज को बार बार हम जब बोल रहे हैं या हम रिपीट कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जहां पर जरूरत नहीं वहां पर आप यू नो बोल रहे हो, यू नो व्हाट यू मीन बाय यू नो, सामने वाले आदमी को बोल रहे हो कि आप तो जानते ही हो। अब आप जानते हो तो फिर आप क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। सो ये सारे ये सब चीजें भी थोड़ा सा बोर्डम फैक्टर बनती है कि इसको तो बोलना ही नहीं आ रहा, या ये प्रिपेयर्ड ही नहीं है, या इसको पता ही नहीं है, या इसको लैक ऑफ नॉलेज है of what he's presenting. Now the fourth factor is not giving the audience a chance to warm up. A speaker can avoid this by making a joke, telling some funny story to break the ice. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो चलो एवरीबडी इज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि हाँ ठीक है प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, हम सुनने के लिए आए, बिकॉज सुनना किसी को ना, पेशेंटली किसी को सुनना इज अ स्किल। हर कोई नहीं सुन सकता, किसी को चुपचाप बैठ के सुन नहीं सकता, एवरीबडी कैन डू इट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्किल टू लिसन टू द अदर्स। तो अगर शुरू में जैसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो ऑडियंस को भी पता है ठीक है हम सुनने के लिए आए हैं, ये प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, ये इसको हमें सुनना है, तो दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड। बट द मोमेंट एक बंदा आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट से एक चीज बोले जा रहा है बोले जा रहा है, और अगर वो मोनोटोनस हो गया सेशन, सेशन एक ऐसा है जो कि जिसमें कि ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं है, बट उनको बैठना है, आपकी प्रेजेंटेशन सुननी है, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ देयर जॉब या बिकॉज ऑफ फोर्सफुली आस्किंग यू टू अटेंड दी सेशन या किसी भी वजह से, तो वो फिर एक तरह से मोनोटोनस बीच में हो जाता है। इस चीज को, और उसको बोलते हैं कि इस वार्म अप करना, बीच में बीच बीच में भी ऑडियंस को एक तरह से वार्म अप करना या उनको एक चांस देना कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए फिर से आपको सुनने के लिए। तो आप 1 मिनट का उनको एक तरह से वो दे सकते हैं ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक। और ब्रेक में भी आप ये नहीं बोलेंगे कि तुम ठीक है बाहर से 1 मिनट में आ जाओ या 2 मिनट में आ जाओ 5 मिनट में आ जाओ, इट्स नॉट दैट। बट आप जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो उस टॉपिक से डिविएट होके या उस टॉपिक से हट के कुछ उससे अनरिलेटेड बात कर देते हैं अगर हम, या कोई फनी जोक सुना दिया हमने, कोई छोटी सी स्मॉल स्टोरी सुना दी। बीच बीच में सुना होगा स्पीकर्स बोलते हैं मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो लोग उस स्टोरी को सुनने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंगली सुन लेते हैं, तो उनका इंटरेस्ट फिर से आ जाता है स्पीकर की बातों को सुनने में, नॉट दी स्टोरी बट व्हाट स्पीकर इज सेइंग, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीकर नहीं आगे आपको बोलना है और आपको उसी को सुनना है। तो जहां पर मोनोटोनस होता है सेशन, कहीं पर ऑडियंस लगता है उस प्रेजेंटर को कि बोरिंग हो रहा है या ऑडियंस का इंटरेस्ट जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, या प्रेजेंटेशन सुन नहीं रहे ऑडियंस, या अपनी बातों में लग गए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि समझ में आता है प्रेजेंटर को कि वो मुझे नहीं सुन रहा है। तो बीच में उनको वार्म अप के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा जो क्रैक कर सकते हैं हम, विच शुड नॉट बी वल्गर बट गुड टू लिसन, या कोई एक उससे हमें अच्छा मॉरल कुछ स्टोरी से कोई कुछ हमें मिल रहा है, कुछ एक आउटकम अच्छा लेसन मिल रहा है, कुछ ऐसा है, वो ऐसी चीज हम बीच में सुना सकते हैं प्रेजेंटेशन में, इफ इट इज नॉट very much of the corporate presentation, or if you are not presenting it to your seniors, because generally अगर presentation ऐसी है जिसमें कि आप अपने बॉस को या क्लाइंट को, जो कि बहुत ही important है, उसको आप सुना नहीं रहे हैं जब तक, तब तक आप ये funny story and all that आप कर सकते हैं। You have to understand who your audience इज, कि कौन आपको सुन रहा है। अब अपने बॉस को फनी जोक या स्टोरी सुनाने लग जाओ कि मैं आपको बताता हूँ, तो बॉस इज ऑलवेज सीनियर यू और उन्होंने आपके साथ लाइफ देखी, सो देन देयर मे बी दिस थिंग विल नॉट सूट। मे बी वहां पे हम कुछ और बता सकते हैं, मे बी आप वहां पर किसी और पर्सन को एग्जाम्पल देके या अपने बॉस का एग्जाम्पल देके या किसी और का एग्जाम्पल देके आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं या वार्म अप का चांस दे सकते हैं। बट जनरली अगर एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि आप अपने सीनियर को एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो इतनी लंबी होगी ही नहीं कि वहां पर उनको वार्म अप की जरूरत पड़े। छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी, काम की बात होगी, टू द पॉइंट, 4-5 स्लाइड्स का हम लोग पॉइंट डिस्कशन करेंगे एंड विल एंड द थिंग्स, बिकॉज हमारे पास ना तो उतना टाइम होगा ना ही लिसनर के पास इतना टाइम होगा। ठीक है।
नेक्स्ट बोर्डम पॉइंट है नो एंथुजियाज्म फॉर द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया गया प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटर को जो टॉपिक पे बोलना है, जो सब्जेक्ट मैटर पे बोलना है, उसको खुद ही वो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि प्रेजेंटर जो स्पीकर है उसी को अगर सब्जेक्ट मैटर पे मतलब एक तरह से इंटरेस्ट नहीं है, वो एंथुजियास्टिक नहीं है उस चीज को प्रेजेंट करने में, तो पूरी प्रेजेंटेशन बोरिंग दिखेगी ही दिखेगी। सामने वाले को क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये इस चीज के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, इसको इस चीज का एंथुजियाज्म है या नहीं है, ये एंथुजियास्टिक है इस बात को प्रेजेंट करने में, बोलने में, या जो ये खुद कह रहा है इसको मानता है या नहीं मानता है। अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ आपको कि दिस इज दिस वे, और अगर मैं उसको बिलीव नहीं करती हूँ, तो मेरा बात करने का तरीका अलग होगा, राइट, एज ए प्रेजेंटर। तो प्रेजेंटर को बेसिकली ये चीज रखनी है कि वट एवर ही इज सेइंग or whatever he has to say about the subject matter, about the topic of the presentation, he is very much enthusiastic about it, और एटलीस्ट वो enthusiasm दिखाए तो सही। अगर नहीं भी है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फोर्सफुली आपको कुछ करना ही है एंड यू डोंट लाइक इट एंड यू डोंट वांट इट और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आपका वो प्रेजेंटेशन में नहीं दिखना चाहिए कि यू आर नॉट फॉलोइंग इट एंड यू आर टेलिंग अदर्स टू फॉलो इट, right? Lack of facial expression. 6 pointed is the lack of facial expression. Facial expression हम सबको पता है क्या होता है? Facial comes from face. Expression हम अपने face के क्या क्या expression face से देते हैं। अगर facial expression नहीं change कर रहे हैं हम अपना, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है जहाँ पे वी हैव टू बी वेरी सीरियस, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस वाला होना चाहिए। जहाँ पे हम वार्म अप के लिए सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा जो क्रैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो कोई फनी बात है या कहीं कुछ हंसने वाली बात हुई है, यू नो, इफ इट इज जोक और समथिंग, जो आपने मे बी डेलिबरेटली आपने किसी को एक जोक सुनाया है टू ब्रेक द आइस और टू ब्रेक दैट बोर्डम बिटवीन द प्रेजेंटेशन, वहाँ पर आपको खुद हंसना, स्माइल करना होगा, जहाँ पर, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, जहाँ पर फनी बात है वहाँ पर हम हंसते हैं और हंसना चाहिए। अदरवाइज इट इज अगेन काइंड ऑफ, इट इज द एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, दैट आप हंस ही नहीं रहे हो, आप कोई हंसने की बात बोल रहे हो बट यू नॉट स्माइलिंग, so how the other person would smile who are listening to you? We सोचेंगे कि we don't have to give any other facial, or we don't have to change our facial expression. तो लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जिस तरीके का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन की जरूरत है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, we will have to wear that expression on our face। का मतलब हमें अपना फेस का एक्सप्रेशन टाइम टू टाइम, जो कंटेंट हमारा आ रहा है, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बीइंग अनप्रिपेयर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अगर हम अनप्रिपेयर्ड सामने वाले को दिखेंगे, सामने वाले को मतलब ऑडियंस को, ठीक है, या अनऑर्गेनाइज्ड दिखेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज बोरिंग होने वाली है, सामने वाले का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। यू सी, अगर कोई प्रेजेंटर है हु इज वेरी मच वेल ड्रेस्ड, who is well dressed, who's got very good personality, and who comes to you and speaks at the very first sentence, he speaks to you very good, और कुछ आपको अच्छा बताता है कुछ, so automatically your interest generates। और अगर वाइस वर्सा होता है इसका, सपोजिटली somebody you don't like even seeing, या उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हो आप, या he is not very well dressed, he is not that organized and everything, या उसका पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं है, या he is not wearing clean clothes, or you know something like that, तो या यू सी के वो मतलब उसकी पर्सनालिटी यू नॉट लाइकिंग, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट शुरू में ही खत्म हो जाएगा कि ये क्या बताएगा हमें, मुझे तो इससे ज़्यादा ही पता है, हम जज कर लेते हैं। ऑल्दो वी शुड नॉट बी डूइंग इट, आई एम नॉट सेइंग आपको कि आप किसी की पर्सनालिटी की वजह से उसको जज करिए कि इफ समबडी इज नॉट लुकिंग गुड दैट मीन्स ही इज नॉट गुड, ऐसा नहीं होता, बट जनरली it is the first impression, you know, you can say the physical appearance is the first impression, if that is also good, और आपके पास कंटेंट भी गुड होगा, आप बोलना भी अच्छा जानते हो, प्रेजेंटर भी आप अच्छे हो, और आपकी पर्सनालिटी भी अगर अच्छी है, सो देन इट विल बी एन एड ऑन। और ये चीज हमें क्लियरली समझ में आ जाती है कि whether the person is prepared for this particular thing for which he is here or not, कि प्रिपेयर करके आया है सेशन कि नहीं आया है। अनऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब अनऑर्गेनाइज का मतलब पहले से प्रिपेयर अगर किसी चीज के लिए नहीं है, उसको पता ही नहीं है कौन सी स्लाइड अब आ रही है, कौन सा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया उसका नहीं हुआ है, या प्रेजेंटेशन में कुछ कंटेंट ही फर्स्ट स्लाइड में ऐसा डाल दिया उसने, उसका नाम ही नहीं है, सपोज किसी और का नाम है, तो उसका मतलब ही वाज अनप्रिपेयर्ड और ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड।
उसने बस कहीं से कॉपी करके कुछ प्रेजेंटेशन लेके आया, आपको करने वाला। तो अगर वो पहले से प्रिपेयर होगा, सो एवरीथिंग विल बी इन लाइन, everything will be in time, everything will be fit and fine, and will also look prepared to the audience, या ऑर्गेनाइज्ड दिखेगी कि हाँ इसने देखो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। ही इज ऑल्सो ऑन टाइम, शार्प ऑन टाइम। 9 o'clock का प्रेजेंटेशन है, सो ही वाज देयर एट 8:55, ही सेटल्ड एवरीथिंग, and he has asked the audience to settle down quickly also. His presentation and everything, his projector is all set, he has checked his mic, everything, and he's also ensured ki jo bhi presentation is there on the screen is visible to all the audience. ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है या audience के लिए बहुत struggle करना पड़ रहा है उनको आपको सुनने के लिए या देखने के लिए जो content है। Everything, if it is organized, it seems to the audience कि everything is going flawless, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से और इजीली हो रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए आपको थोड़ी सी अगर मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और आप सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि आपने काम इतना इजीली कर दिया और कोई कमी नहीं है उसमें, तो उसका मतलब वही है कि आपने काम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और तो आप प्रिपेयर करके पहले से आए थे। नेक्स्ट बोर्डम फैक्टर इज अनकंफर्टेबल वेन्यू। वेन्यू क्या होता है? जिस जगह पे हम बैठे हैं, जो जगह है, जिस जगह पे हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं। प्रेजेंटर इज ऑब्वियसली प्रेजेंटिंग, ऑडियंस इज ऑब्वियसली लिसनिंग टू द प्रेजेंटर। तो अनकंफर्टेबल अगर वेन्यू होगा, अनकंफर्टेबल वेन्यू का एग्जांपल दे सकता है मुझे कोई आप में से? कौन से वेन्यू को हम अनकंफर्टेबल कहेंगे? एनीबडी? अनुपम, अजय, बताओगे मुझे अनकंफर्टेबल वेन्यू कौन सा हो सकता है प्रेजेंटेशन के लिए? You guys are listening to me ना? Yes. बताओ अजय, अनकंफर्टेबल वेन्यू कौन सा हो सकता है प्रेजेंटेशन के लिए आपके हिसाब से? अजय, आई एम आस्किंग टू यू। अजय, आर यू हियरिंग? आर यू लिसनिंग टू मी? अजय भारद्वाज, सुनाई दे रहा है आपको? और कोई आप में से जो सुन रहा हो मुझे, 22 बच्चों में से कोई अगर किसी और को मेरी आवाज जा रही हो और कोई सुन रहा हो तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अनकंफर्टेबल वेन्यू। कोई नहीं सुन रहा है मुझे, मतलब अनुपम, यू गिव मी द एग्जांपल। सुन रहे हैं मैम, सुन रहे हैं मैम। हाँ तो बताओ सुन फिर रहे हैं मैम। अनकंफर्टेबल वेन्यू बताओ फिर क्या होता है, कौन सा हो सकता है? मैम एग्जांपल ये हो सकता है जैसे कि मैम वो लेट आया मैम, और मैम वो जल्दी जल्दी बोल रहा है, अनकंफर्टेबल है, प्रिपेयर ना करा हो उसने मैम। नहीं, वेन्यू की बात हो रही है। वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है जगह, जहाँ पे जगह, प्लेस, स्पेस जहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रही है वो जगह अनकंफर्टेबल है। तो कैसे अनकंफर्टेबल हो सकती है? जहाँ प्रॉपर लाइटिंग ना हो। मैम यस, साउंड राइट। मैम ज्यादा आ रहा हो मैम, पब्लिक का मैम, कोई हम्म सुनने वाला ढंग से ना हो मैम, उसको लिसनर राइट। अच्छे ना हो मैम उसके। So Nidhi just confirmed a very good example जहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर ना हो, यस। या फिर टू सर्टेन एक्सटेंट अनुपम has also given okay kind of example। देखिए अनकंफर्टेबल वेन्यू वो हो गया जहाँ पर ऑडियंस के लिए भी, मेन तो ऑडियंस के लिए वो प्लेस बैठने के लिए या कंफर्टेबली सुनने के लिए वो जगह कंफर्टेबल नहीं है। कौन सी जगह हो सकती है? ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे मे बी सीटिंग प्रॉपर ना हो, चेयर्स हैं लोगों के बैठने के लिए बट दोज आर वेरी अनकंफर्टेबल, या उन पे बैठ के डर है कि गिर ही जाएगा आदमी, ठीक है। या अगर गर्मी का, सपोज इट इज अ समर सीजन एंड इट इज दैट वेन्यू इज नॉट प्रॉपर्ली एयर कंडीशनड, फॉर एग्जांपल एसी की जरूरत है मगर एसी नहीं है वहां पे अवेलेबल, maybe then you'll start feeling maybe ki it's not the right kind of room temperature is not that good so that you can feel comfortable and listen। अगर हमें प्रॉपर चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं दी जाती हैं हमारे
मतलब उस वेन्यू पे जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारा घर हो, या हमारा कॉलेज हो जहाँ पे हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जैसे एक बार को लाइट पावर कट हो गया, राइट, एंड देयर इज नो लाइटनिंग, देयर इज नो फैन, देन, और वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है, सो देन इट बिकम्स अनकंफर्टेबल वेन्यू। जहाँ पे लाइटनिंग की जरूरत है वहां पे उतनी लाइटनिंग नहीं है तो भी वो अनकंफर्टेबल वेन्यू हो सकता है। जहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रहा है वहां पर जनरली हम लोग लाइट को कम कर देते हैं सो दैट द स्क्रीन और द प्रोजेक्टर स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली। तो अगर वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग बहुत ज्यादा होगी और जो स्क्रीन की लाइटनिंग है वो मतलब कंटेंट नहीं दिखेगा ऑडियंस को, तो वो भी एक अनकंफर्टेबल बने हो गया। मतलब लोगों को किसी भी चीज के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़े सुनने के लिए, या तो या प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन के लिए बुला तो लिया है कैसे रूम में, बट वहां पे ऑडियंस को प्रॉपर प्रेजेंटर की आवाज ही नहीं जा रही है, लाउड स्पीकर ही नहीं है, प्रेजेंटर इज ऑल्सो नॉट एबल टू स्पीक लाउड एनफ कि लास्ट तक उसकी वॉइस जाए। तो लोगों को फिर एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको सुनने के लिए कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। या माइक सपोज उसको दिया तो हुआ है बट माइक इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, बीच बीच में वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, या उसके अपने कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो वो और नॉइज क्रिएट करता है। होता है ना ऐसा बहुत बार कि एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास होते भी हैं, बहुत बार होता है कि कोई माइक यूज कर रहे हैं एंड इट इज या लाउड स्पीकर यूज कर रहा है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन नॉइज साउंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो और अगर वो रिपीटेडली बार बार वो चीजें हो रही हैं सो देन इट बिकम्स अनकंफर्टेबल फॉर द ऑडियंस एज वेल एज फॉर द प्रेजेंटर। प्रेजेंटर को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि अरे तो ऑडियंस को मैं नहीं बता पा रहा हूँ या मैं नहीं सेट कर, हो सकता है प्रेजेंटर की गलती ना भी हो, समटाइम इट हैपेंस कि इट इज द फेलियर ऑफ द अवेलेबल amenities maybe in the organization through mute yourself। so ये सारी चीजें हैं कि हमें देखना होता है कि प्रेजेंटर, ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें प्रेजेंटर कर रहा है कहीं पर एंड इज द इन हाउस पर्सन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटर की है, बट बहुत सारी चीजें टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना, और उसमें शायद प्रेजेंटर की भी कोई गलती नहीं, वो अपने घर से तो लाउड स्पीकर लेकर नहीं आएगा, वट एवर इज अवेलेबल विद द organization or in the institute he has to use that only, right? सो अनकंफर्टेबल वेन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर वो अनकंफर्टेबल वेन्यू तो फिर आप बोर हो ही जाओगे, फिर कहाँ से कोई कंटेंट को भी सुनेगा ना, व्हेन द पर्सन इज अनकंफर्टेबल, व्हेन ही इज नॉट गिवन द प्रॉपर सीट्स टू सिट, व्हेन इज नॉट गिवन द राइट टेम्परेचर टू सिट इन, गर्मी में बिठा दिया बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा सर्दी में बिठा दिया, इट इज द वेरी कोल्ड वेदर, द फ्रीजिंग कोल्ड वेदर, और देयर नो हीटर और समथिंग लाइक दैट टू मैनेज, तो कैसे कोई पर्सन फोकस करेगा काम पे। So everything which are the basic requirement has to be given to the audience and the presenter, then only it will be less boring, or there would, this is also, I mean this also becomes one of the boredom factor in presentation। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ हैंडआउट्स और इंफॉर्मेशनल लिटरेचर। कोई भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से डेटा आया होगा, वो डेटा या तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रॉपर डिटेल में पढ़ा पा रहे हो, समझा पा रहे हो, ऑडियंस को दे पा रहे हो, नहीं है तो आपने उनको सपोज कहीं पर हैंड आउट्स देने की जरूरत है, आप बोल रहे हो कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए, आप मुझे लिखकर फीडबैक अपना प्लीज दे दो, और ना तो ऑडियंस को आपने पहले बताया कि पेन पेपर लेके आना है, ना आप उनको दे रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सपोज फीडबैक आप ले रहे हो तो यू शुड बी गिविंग अ फीडबैक फॉर्म, or you should be giving at least something to them, or you should be asking them to carry something, वो सब कुछ नहीं हुआ। या handouts का मतलब जनरली होता है कि related to the content you are presenting, उससे related कुछ content आपको लगता है कि आपको handouts देने की जरूरत है। आपने देखा होगा जब कभी कुछ presentation के लिए या कहीं कुछ अपने बारे में कुछ बताने के लिए कुछ लोग प्रेजेंट करने आते हैं तो वो ब्रोशर्स कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं शुरू में ही, एक पैम्फलेट लीफलेट कुछ ऐसा दिया अपने बारे में बताने के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या आज का कंटेंट ये है ना, ये स्पीकर होगा, कुछ ऐसे छोटा बेसिक सारे कमेंट जो कि आपको एक लीफ, तो दोज आर कॉल्ड हैंड आउट व्हिच आर रिलेटेड टू दैट प्रेजेंटेशन बेसिकली, और वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है उस सेशन के बारे में या उस सेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो वो चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो दिस ऑल्सो बिकम्स लिटिल बोरिंग फॉर द ऑडियंस, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं क्या है। अगर पहले से इन्फॉर्म्ड है बाय सम सोर्स इट इज वेरी गुड,
otherwise अगर नहीं, और it is already a surprising thing for them and you have come and started just giving the presentation without giving even the introduction of yours and without giving the introduction of the topic of the presentation or the session, then it becomes obviously boring. So these are all the boring fact, you can say the factors which are the responsible factors for the boredom in any presentation. और इनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं, या वी कैन स्टार्ट नाउ आल्सो. जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल क्लिक योर अटेंडेंस, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू. किसी को अभी तक यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हैं? मेन जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्डम फैक्टर्स, जो हमने कवर कर लिया है ऊपर. जिसमें मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, एवरी पॉइंट हैज टू हैव सम एक्सप्लेनेशन. जो मैंने आपको बताया है, हर एक पॉइंट का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वो भी बताया है ना. यू हैव टू पुट इन दैट. तो दो फैक्टर्स जो है बेसिकली इनका एक्सप्लेनेशन हमको देना होगा. ठीक है, वी हैव टू एक्सप्लेन दीज फैक्टर्स कि बोर्डम क्या होता है. पहले तो बोर्डम फैक्टर्स क्या होते हैं. दीज फैक्टर्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक एनी प्रेजेंटेशन और सेशन बोरिंग, and we should be avoiding these factors. We should not be doing these factors so that our presentation is interesting for the audience to listen and focus on. ठीक है, फिर हम ये 8, 9 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी हमारे पास और आपको लगता है ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो. और आप इनकी एक्सपो पॉइंट के बाद इनको एक्सप्लेन करोगे. फ्लैट और मोनोटोन वॉइस क्या होता है कि हम सिमिलर वॉइस, सिमिलर टाइप ऑफ वॉइस वी आर यूजिंग फॉर द एंटायर सेशन. वी आर नॉट चेंजिंग इट, वी शुड चेंज इट. ठीक है, इस तरह से हम बताएंगे. और उसके बाद हाउ टू ओवरकम दीज बोर्डम फैक्टर्स, ये है हमारे पास. फिर ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करके बताती हूँ. ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. टाइम इज वेरी लेस left, is like 2-3 minutes are left only for the class. किसी के कुछ questions है तो I can take that. Tell me if anybody has to ask anything until now, या previous topics में से भी किसी को कुछ पूछना है तो I can take it. हाँ अनुपम, मैं PDF भेज देती हूँ बेटा, भेज दूंगी. कंप्लीट होने दो ना पूरे सेशन, भेज देती हूँ. पुराने वाले जो 2-3 हमने करे हैं सेकंड यूनिट 2 के 2-3 टॉपिक्स, वो मैं आपको भेज दूंगी. यूनिट 1 में ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ सबका. ठीक है, भेजती हूँ मैं आपको आज. मैं अभी लॉगिन करके अटेंडेंस का भी स्क्रीनशॉट में सबको भेज रही हूँ. किसी को कुछ अपनी अटेंडेंस में अगर इशू आता है, कोई है प्रेजेंट नहीं है, किसी की अटेंडेंस नहीं दिखी स्क्रीनशॉट में, तो मुझे सेम डे ही आप बताएंगे. मंथ के एंड में नहीं बताएंगे कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है. मैं आपको स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का सिर्फ इसलिए भेजती हूँ कि सेम डे हमें इशू अगर कोई है तो रिजॉल्व कर लें. ठीक है, ठीक है. फॉर ओके फॉर नाउ देन वी कैन लीव द क्लास एंड मे बी next week we will start with this further sessions. Happy weekend to you all. Enjoy your time, enjoy your Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Take care babies. Bye.